नमस्कार। जेडी इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेडी इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर हम सीटेट के 15 नंबर के पर्यावरण से संबंधित एनसीईआरटी पैटर्न पे क्वेश्चंस पढ़ेंगे और हम पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तो 15 के 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 15 नंबर की पेडागॉजी है और लगभग 15 ही नंबर के आपका एनसीईआरटी पैटर्न पे पर्यावरण के क्वेश्चंस हैं। तो पर्यावरण के 15 नंबर के क्वेश्चंस ये पूरे के पूरे कोशिश किया गया है कि एक बारी चांसेस हो गया यहाँ से मिल जाए। हालांकि अब की बार बहुत सारे वेरिएशन होने के नाते थोड़ी समस्या ज़रूर है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि अब की बार फिर से 15 में 15 नंबर आप लोगों के आ जाए। उसी के आधार पर यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फूलों से संबंधित बात है। अगर हम फूलों की बात देखें तो फूलों में क्या है भाई, गुलमोहर। ये देखा जाए तो ये पेड़ों पर उगते हैं। ठीक, आपको लगेगा सर तो पेड़ों पर हर फूल लगते हैं, लेकिन आइए आगे देखते हैं तब पता चलेगा। कमल और कुमुदनी, है ना, कमल और कुमुदनी, एक मिनट, कमल और कुमुदनी पानी के पौधे पर उगते हैं। या ऊ है, आ नहीं है, क्या है भाई, कमल कुमुदनी किसके, पानी के पौधे पर उगते हैं। ठीक है, अगला आते हैं कहते हैं कि गुलाब और बेला, ये जो गुलाब और बेला है ये किस पे लगते हैं भाई, झाड़ियों पर लगते हैं। याद रखिएगा मित्रों, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फिर चंपा और रात रानी, चंपा रात रानी बेल पर उगते हैं, है ना। चंपा रात रानी कहाँ उगता है भाई, बेल पर उगता है। आइए आगे चलते हैं और उसके बाद फिर आप देखिए गुलाब और गुड़हल, ये जो है गुलाब और गुड़हल, ये चीज़ें जो साल भर खिलते हैं भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। जैसे जो साल भर खिलते हैं, गुलाब और गुड़हल लगभग 12 मास फूल खिलता है। इसको आप लोग अपने गांव में, शहरों में इत्यादि जगह जहाँ रहते हैं आप देखते होंगे। ठीक, गेंदा और डालिया, ये गेंदा और डलिया बोला जाता है। कहीं कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन लोग करते हैं, अलग अलग शब्दों में बोलते हैं। तो गेंदा और डालिया ये जो है, जो किसी खास महीने में ही उगते हैं, है ना भैया, ये किसी खास महीने में उगते हैं। स्पेशल इसका कुछ समय होता है निर्धारित, उसी पर उगते हैं। ठीक, तो गेंदा और डालिया। चलिए आगे चलते हैं। सिर्फ रात में खिलते हैं, तो जैसा कि यार रात रानी आप जानते हो कि ये रात में खिलता है। तो जबकि हर श्रृंगार भी क्या होता है, रात में ही खिलता है। ठीक, ये तो हो गया रात में रात रानी और हर श्रृंगार खिलता है। ठीक, अच्छा फिर देखा जाए तो इधर देखिए, देखा जाए कमल और सूरजमुखी, कमल और सूरजमुखी, ये जो है ये क्या है भैया, कमल और सूरजमुखी जो है ये दिन में खिलते हैं और रात में बंद होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका फॉर सीटेट की नज़र से। ये क्या भाई, दिन में खिलते हैं और रात में क्या होते हैं भाई, बंद हो जाते हैं। कौन कौन भाई, कमल और सूरजमुखी। कौन सा, कमल और सूरजमुखी। ठीक, आइए फिर और आगे चलते हैं हम अब उसके बाद देखिए, जिनको आंखें बंद करके उसकी खुशबू पहचान सकते हो, आप बता सकते हैं जिसकी खुशबू आंखें बंद करके, ये देखिए ये तो सब बता सकते हैं लगभग। ये गुलाब और बेला, ना, गुलाब और बेला, ये जो है आंखें बंद करे के ही इनकी खुशबू को पहचाना जा सकता है और इन्हें बताया जा सकता है। ठीक, उसके बाद देखिए दवाइयों में इस्तेमाल होता है, दवाइयों में इस्तेमाल होता है। देखा जाए तो क्या होता है भाई, गुलाब और गुड़हल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। गुलाब और गुड़हल ये जो है आपके दवाइयों के उपयोग में भी लाए जाते हैं। ठीक है, आइए फिर आगे चलते हैं। जानते हैं लगभग एनसीईआरटी में वहीदा प्रिज्म खान, ये एक महिला है। जैसे कि आपको हमने एक बार और बताया था आप लोगों को कुछ बछेंद्री पाल के बारे में, कुछ महान व्यक्तित्व की महिला हैं जो एनसीईआरटी पैटर्न पर इनको रखा है एनसीईआरटी ने अपने उसमें। तो ये क्वेश्चंस आने ही हैं, तो इस पे ध्यान कंसंट्रेट करिएगा आप लोग। चलते हैं आगे। वहीदा प्रिज्म खान ये एक महान शख्सियत हैं।
वहीदा प्रिज्म खान। वहीदा प्रिज्म खान भारतीय नौसेना के डॉक्टर हैं। नौसेना वो जो आप जानते हो, भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं, है ना। तो बहुत कम ही लोग देखते होंगे आप लोग की नौसेना में काम करने वाली महिलाएं होती हैं, तो उसमें गिनी चुनी महिलाओं में आती है, ठीक है। ये पहली महिला है जो पूरे परेड की, किसमें भाई, पूरे परेड की कमान संभाली। इनका गांव है थाना मंडी, ठीक। इनका गांव कहाँ भाई, थाना मंडी, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई, राजौरी ज़िले में, ठीक। आगे चलते हैं, समय आपके पास कम है और इसका प्रतिबंध है, तो आगे चलते हैं। देखिए पोस्टल कोड क्या होता है भाई, आप लोग जानते हो, कुछ लोग जानते भी हो। पोस्टल कोड को जिप कोड कहते हैं या पिन कोड भी कहते हैं, ठीक। जो आपके यहाँ पिन कोड इस्तेमाल होता है 6 अंकों वाला, वही कोड, जैसे कि अकबरपुर का अलग पिन कोड, आजमगढ़ का अलग पिन कोड, तो अलग अलग पिन कोड होते हैं अपनी अपनी जगह के। तो आइए, इंडियन पिन कोड नंबर, है ना, इंडियन पिन कोड नंबर जो 15 अगस्त 1972 को हुआ था। इंडियन पिन कोड नंबर का जन्म कब हुआ भाई, 15 अगस्त 1972। ये तारीख याद रखना, ये पूछ सकता, 15 अगस्त 1972 को, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, पोस्टल इंडेक्स नंबर जिसको कहते हैं पिन नंबर, जिसको पिन कहते हैं ना, तो पिन का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है ना, तो पिन का फुल फॉर्म क्या है, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ओके। आगे चलते हैं, पोस्टल कोड कितने डिजिट का होता है, कितने डिजिट का होता है भाई, देखो पोस्टल कोड कितने डिजिट का होता है, तो 6 डिजिट का होता है, 6 डिजिट्स का होता है, ठीक। और इस 6 अंक के नंबर में पूरे एरिया, जो आपका एरिया होता है ना, जो 6 अंक का नंबर होता है, पूरे एरिया की जानकारी छिपी रहती है। तो ये रही बात आपकी पोस्टल कोड से संबंधित जितनी जानकारी है। अब आइए हम लोग एनसीईआरटी में देखते हैं कि लगभग खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। सुपर टेट और वनडे के स्तर पे भी ये क्वेश्चंस अक्सर पूछता रहता है। तो आइए अगला चलते हैं, इसको लेते हैं कबड्डी से संबंधित आज सारी जानकारी लेंगे और ये एग्ज़ाम में आने हैं, इसलिए इस पे कंसंट्रेट होके जाइए। ये आउटडोर देखिए, गेम 2 प्रकार के होते हैं, एक इंडोर गेम, दूसरा आउटडोर गेम। तो आउटडोर गेम में जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, जो जिसमें मैदान सा होता है, जिसमें थोड़ी स्पेस जगह मिलनी होती है, उसको चाहिए ही चाहिए होती है, तो उस गेम में आउटडोर गेम होता है ना, उस डोर को आउटडोर गेम कहते हैं, इस तरीके से कह लें ज़्यादा सही है। और इनडोर गेम में होता है मतलब घर के अंदर, डोर मतलब दरवाज़ा और इन मतलब अंदर, दरवाजे के अंदर, मतलब घर के अंदर खेला जाने वाला गेम इंडोर गेम, और घर के बाहर खेले जाने वाले गेम को आउटडोर गेम कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कबड्डी 2 टीमों के मध्य खेले जाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर खेलें 2 टीम, जब टीम नहीं रहेंगी तो खेल कैसे होगा, चलिए इतना तो आप जानते ही हो यार। आगे चलते हैं एक टीम में कुल 12 खिलाड़ी, मतलब कि कबड्डी खेले जाने में एक टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, मतलब एक तरफ 12 खिलाड़ी होते हैं, ठीक। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फॉर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ठीक। 12 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, 7 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में खेलते हैं, मतलब कि हर एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं और 5 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं, है ना। कितने, 7 खिलाड़ी खेलते हैं और 5 अतिरिक्त होते हैं, जो इंजर्ड होने पे लगभग वो फिर उसमें खेलते हैं, क्योंकि कबड्डी में इंजर्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जो है 7 खिलाड़ी होते हैं, मतलब 12 की संख्या होती है इनकी टोटली। आगे चलते हैं, यह खेल 15 मिनट की 2 पालियों में होती है, दोनों पालियों के मध्य 5 मिनट का मध्यावकाश होता है, मतलब कि 15 मिनट की ये पालियां शुरू होती हैं, अब 15-15 मिनट में खेली जाएंगी, 2 पालियों में खेली जाती है कबड्डी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कबड्डी कितनी पालियों में खेली जाती है, तो 2 पालियों में खेली जाती है। फिर कहेगा कबड्डी में लगभग कितने खिलाड़ी होते हैं, तो एक पक्ष में 12 खिलाड़ी होते हैं, और कितने खिलाड़ी खेलते हैं, 7 खेलते हैं और 5 जो हैं अतिरिक्त रहते हैं, ठीक। इतनी बात हो गई। अच्छा, 2 पालियों के मध्य 5 मिनट का अवकाश होता है, इतनी बात जानिए,
जब 2 पालियाँ होती हैं तो इसमें 5 मिनट का अवकाश होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहा खेल का मैदान 11 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा आयताकार होता है। कह रहा ना जो खेल का मैदान होता है वह लगभग 11 मीटर लंबा व 8 मीटर चौड़ा आयताकार होता है। देखिए क्वेश्चन जब होता है एनसीईआरटी पे तो क्वेश्चन बना सकता है, कहेगा कि कबड्डी में उसके मैदान की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, वह आयताकार होता है, वर्गाकार होता है, इत्यादि क्वेश्चन बना सकता है। तो खेल का मैदान 11 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा आयताकार आकार का होता है। क्लियर? तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये 2 बराबर भागों में बटा होता है, तो ये आपको इतना पता ही होगा, ये 2 बराबर भागों में बटा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे कैसे खेला जाता है? जैसे आपके गांव में जैसे कि आजमगढ़ ज़िले में या अम्बेडकर नगर ज़िले में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि इसको कबड्डी 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 करके कहते हैं ना, लेकिन इसको जो है जो एनसीईआरटी में कहा गया है, और सही बताएं तो इसको ऐसे पढ़ा ही जाना चाहिए। तो कहते हैं तू 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 करके खेला जाता है ये, तो ये कबड्डी में तू 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 करके खेला जाता है। एनसीईआरटी में आएगा कबड्डी कबड्डी ना कर देना, तू तू करना, तभी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें बाउंड्री लाइन, कौन सी भाई? बाउंड्री लाइन, प्ले एरिया लाइन, लाइन और फिर मिड लाइन। ठीक है, कौन सी भाई? मिड लाइन। उसके बाद ब्लैक बॉलक लाइन। ठीक है, फिर बोनस लाइन, और क्या भाई? टच लाइन, टच पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, टच पॉइंट। और फिर क्या है? बोनस पॉइंट और टैकल पॉइंट और ऑल आउट। ऑल आउट तो देखा जाए क्रिकेट वगैरह सब में होता है, इतना आप लोग जानते हो। आगे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ज़रूर पूछ सकता है। तमिलनाडु में इस खेल को किस नाम से जाना जाता है? तो जादू कट्टू। किस नाम से भाई? जादू कट्टू के नाम से जाना जाता है। ये अपने नोट्स में आप लिख सकते हैं और इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पत्ते पानी में ये मैंने खुद अपने से बनाया हुआ पत्ते पानी में, तो इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं। पत्ते पानी में तो ये रोएदार पत्ते कितने प्रकार के? रोएदार होते हैं, हाथी के कान जैसे होते हैं, कटे फटे इत्यादि जैसे होते हैं पत्ते। अब देखिए कटे फटे पत्ते या रोएदार पत्तों के आगे ये कैसे होते कैसे हैं? तो जैसे कौन कौन से पत्ते कटे फटे से होते हैं? ठीक, देखा जाए नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया इत्यादि कटे फटे जैसे होते हैं। विष्णु चिचालकर जो है इंदौर मध्य प्रदेश के ये ऐसे शख्स थे जो सूखे पत्ते से बढ़िया चित्र बना लेते थे। ये आपके देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। विष्णु चिचालकर को, ये कहाँ के भैया? इंदौर मध्य प्रदेश के। सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे, सूखे पत्तों से। तो ये भी भाई अपनी अपनी खासियत होती है, इनकी अपनी अलग खासियत है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे आप लोगों में भी बहुत सारी खासियतें होंगी। अमरूद से संबंधित बातों को देखते हैं। इसके पत्ते छोटे खुरदरे होते हैं। इसके अच्छा देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है, इतना तो आप जानते हो, लेकिन भैया जब ये कूट बना के देता है तब आपको समस्या होने लगती है ना। तो इसके पत्ते कैसे होते हैं भाई? इसके पत्ते खुरदुरे होते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। इसमें फूल लगते हैं, तो भाई कौन से भी कोई भी एक फलियाँ होंगी जिसमें फूल लगना ही लगना, बिना फूल के फल कैसा? बहरहाल इसमें इसी चीज़ से देखते हैं हम लोग। इसके पत्तों को अगर ये चबाना लिखा हुआ है, जैसा कि आप थोड़ी सी साफ नहीं आया है, ये चबाना लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके पत्तों को चबाने से दांत ठीक रहता है। इसके पत्तों को चबाने से दांत ठीक रहता है। ठीक, इसमें कौन सा चीज़ पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नया टॉपिक है, ये अमरूद का पोर्शन ख़त्म होता है। ठीक, आगे देखते हैं। नए में कह रहा है कि चट्टान पर 90 अंश का कोण बनाते हुए ही व्यक्ति चल सकता है ना? साइंस में पढ़े भी होंगे, चट्टानों पर जब आदमी चलता है तो 90 अंश का कोण बना लेता है। ठीक, आगे चलते हैं। पहाड़ों से उतरने को कहते हैं राइफलिंग। ठीक,
पहाड़ों से उतरने को क्या कहते हैं भाई? रैफलिंग कहते हैं। और स्लिंग, स्लिंग क्या होता है? नदियों को पार करने के लिए ना हुक नुमा बना होता है, तो लगभग वो किनारे से उसको वो करना पड़ता है, फंसाना पड़ता है पहाड़ों पर, या किनारे कोई भी चीज़ ऐसी रहती है जिसमें वो हुक फंस सके, तो उसको क्या कहते हैं? स्लिंग। और पहाड़ों से उतरने को क्या कहते हैं? रैफलिंग। स्लिंग, रैफलिंग। और चट्टानों से उतरते समय कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी में पूछ सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। आम, जैसा कि आपको देखने में आग लग रहा है, ये आग नहीं आम है। थोड़ा सा कमी हो गई है वो फ़ोटो को खींचने में, तो मगर कोई बात नहीं, पढ़ने से मतलब है, आप लोग तो वैसे भी जानकार व्यक्ति हो। आगे चलते हैं। कह रहा आम, आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर मामिडी तांड्रा मतलब आम पापड़ बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? मामिडी तांड्रा। ठीक, देखिए, आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर मामिडी तांड्रा मतलब आम पापड़, इसको क्या बोलते हैं? मामिडी तांड्रा को आम पापड़ बोलते हैं, मिलाकर बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए, अचार रखने के लिए पहले शीशे के जार को धो, अच्छा अचार बताने की ज़रूरत नहीं, अचार को संरक्षित करने के लिए क्या कहते हैं? देखिए, घर पे मम्मी लोग क्या करती हैं, अचार को शीशे को बढ़िया से सुखवाती हैं और उसको धूप में फैलाने के बाद उसमें रख देती हैं, क्या? आम के अचार को। तो आम के अचार इससे सूखे रहते हैं, जिससे उसमें फफूंदी वगैरह लगने के डर नहीं रहते, तो इसकी वजह से आपका आम जो है संरक्षित रहता है। फिर चलते हैं, वही चीज़ें इसमें भी लिखी हैं, इसमें टाइम व्यतीत करना हमारे हिसाब से सही नहीं होगा, तो आगे चलते हैं। तो इसमें तो ब्रेड पर जब फफूंदी लगने से जीवाणु पड़ जाते हैं भाई, ब्रेड पर फफूंदी लगने से जीवाणु पड़ जाते हैं। अच्छा, ब्रेड, एक चीज़ और एनसीईआरटी में आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ब्रेड पर फफूंदी लगने पर जीवाणु पड़ता है, ये जो जीवाणु होता है, ये कभी कभी होता है कि मान लो कि ये ब्रेड का टुकड़ा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इतने में अगर मान लो फफूंदी लगी हुई है तो क्या करते हैं, इतने से भाग को काट के निकाल देते हैं, बाकी जो ये बचा हुआ पार्ट को सही समझ के खा लेते हैं। लेकिन बचे हुए पार्ट में भी जीवाणु फैल जाते हैं और वो हमारे पेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से पूरे के पूरे ब्रेड को फेंक देना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 की बात करें तो एनसीएफ 2005 में एनसीएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ थीम बताए गए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो एनसीएफ 2005 में कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में बांटा गया है। कितने भाई? 6 थीमों में बांटा गया है। और उसके बाद 6 थीम कौन कौन से हैं, पहले तो ये देख लीजिए, फिर उसके बाद उसके भी उप थीम हैं, वो भी पढ़ेंगे। तो इसके 6 थीम कौन कौन से ये रहे, 6 थीम, जैसे परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यातायात, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपके पिछली बार भी सुपर टेट में रखा था, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये चीज़ हो गया। अच्छा, 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन में 6 थीमों में 2 उप थीम भी हैं ना, 2 उप थीम हैं। कौन कौन से हैं? एक परिवार एवं मित्र और दूसरा है भोजन, ये दोनों उप थीम हैं। परिवार एवं भोजन, परिवार में देखें पहले वाले उप थीम के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं भाई? कहता है अपसारी संबंध। कौन सा है? आपसी संबंध, सॉरी हमने कुछ गलत बोल दिया, आपसी संबंध। जानते हैं गलत इसलिए हो जाता है कभी कभी क्योंकि साइकोलॉजी में बोलने में अपसारी सृजनात्मकता वगैरह, तो इस वजह से ये गलती हो जाती है। मगर कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। परिवार एवं मित्र में क्या है? आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, प्लांट, ये 4 प्रकार के परिवार एवं मित्र के अंतर्गत थीम आते हैं। कौन से? आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, प्लांट, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता भोजन। भोजन में क्या है? टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग मतलब संरक्षण करना, और उसके बाद फार्मर एंड हंगर, ये इम्पॉर्टेंट है, फार्मर एंड हंगर। ठीक,
फार्मर एंड हंगर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। उसके बाद आ जाती है वसंत गौरी। ठीक भैया, ये कुछ चिड़ियों से संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं। वसंत गौरी है, फाख्ता है, हारिल है, इत्यादि, शक्कर खोरा, बहुत सारे, और उल्लू है, कौवा है, बाज है, चील है। तो इन सब के बारे में विशेष जानकारियाँ दी हुई हैं एनसीईआरटी के किताबों में, तो उसी का संग्रह है जो 15 नंबर के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो आइए बसंत गौरी की बात करें तो बसंत गौरी जो है गर्मियों के दिनों में टुक टुक की आवाज़ करती है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। तो इसको आप ध्यान रखिए, किस तरीके की आवाज़ करती है, टुक टुक की आवाज़ करती है। ठीक, तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। कौन कौन देती है? वसंत गौरी तने में गहरा छेद बनाती है और उसमें अंडे देती है। ठीक, और उसके बाद ये टुक टुक की आवाज़ करती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, शक्कर खोरा। किसके बारे में भाई? शक्कर खोरा। शक्कर खोरा कैसा पक्षी भाई? पेड़ व झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं शक्कर खोरा। पेड़ व झाड़ियों पर कैसा घोंसला बनाते हैं? लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, लटकता हुआ घोंसला। ठीक, इस घोंसले में बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ और पटनी टहनियाँ और बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, ऊन और पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चीथड़ों से बनाते हैं। कौन? ये जो शक्कर खोरा पक्षी है वो। ठीक अब देखते हैं चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध, है ना। चील, बाज, गिद्ध हम पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके, हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक साल गैप करके तो पूछा ही पूछा चील, बाज और गिद्ध की क्वालिटीज़ के बारे में। ठीक, अच्छा, उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट देख रहा था तो थोड़ा सा नोट डाउन करने की इच्छा हुआ, तो हमने कहा लाओ लिख देते हैं, एनसीईआरटी में है, इसे भी जानते हैं। विलुप्त पक्षी डोडो पक्षी ना, विलुप्त जैसा कि आप देते हो विलुप्त एवं विलुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्गत। ठीक, वो कौन से? विलुप्त पक्षी में डोडो पक्षी आती हैं। ठीक, कौन सी पक्षी? विलुप्त पक्षी में डोडो पक्षी। फिर मैना गुलाबी रंग के बच्चे देती है भाई। मैना किस रंग के बच्चे देती है? गुलाबी रंग के बच्चे देती हैं। फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब चील, बाज, गिद्ध की बात आती है, तो चील, बाज, गिद्ध में जल्दी से देखते हैं, टाइम का प्रतिबंध है तो थोड़ी सी जल्दी से ख़त्म करेंगे। मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना अधिक देखता है। कौन? चील। मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना अधिक दूरी तक देख लेता है चील। और चील की पूंछ खांचे वाली होती है। चील की पूंछ कैसे होती है भाई? खांचे वाली होती हैं। और ज़मीन पर पड़ी चीज चील क्या होता है? लगभग 2 किलोमीटर, 1 से 2 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे देता है उस वस्तु को। इसे कहते हैं ना चील की नज़र है। ठीक, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई तक उड़ता है। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, नोट करके कुछ हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन की हैं जो सुपर सीटेट में लगभग उम्मीद है कि ये आ जाए। देखिए, उन बिंदुओं को एक एक करके पढ़ते हैं। कल चिड़ी की चोंच लाल होती है। कल चिड़ी की चोंच कैसी होती है भाई? लाल होती है, तो याद रखिएगा लाल होती है। फिर पक्षी की चोंच में दांत नहीं पाए जाते, ये भी जान लीजिए। पक्षी के हर्ट में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने? 4 कोष्ठ होते हैं। गौरैया, फाख्ता, शक्कर खोरा हमेशा किस में रहते हैं भाई? जोड़े में रहते हैं, है ना, जोड़े में होते हैं। ठीक, और आपस ये इनका जो घोंसला ये है स्वयं बनाते हैं, अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। एमुनालांका, कीवी, पेंगुइन, रिया, शुतुरमुर्ग, ये जो है ये पक्षी जरूर हैं, पक्षी के कैटेगरी में आते हैं, ये उड़ नहीं सकते। इतनी बात जान जाइए। कौन सा है? ये पूछाएगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके सीटेट की नज़र से। एमुनालांका, कीवी, पेंगुइन, रिया और शुतुरमुर्ग, ये क्या है भाई? ये सब उड़ने नहीं वाले पक्षियों में आते हैं। पक्षी की हड्डियां कैसी होती हैं भाई? खोखली होती है। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए फिर आगे देखते हैं।
पकाने के तरीके, ये क्वेश्चन एक बार ये आया था, तो बच्चों ने हमसे पूछा था कि सर ये किस आधार पे कैसे हो सकता है। तो भूनकर किसी चीज़ को अगर पकाना हो तो भूनकर, उबालकर, तलकर, सेंक कर। इसका क्या मतलब है? पहले भूनें किसी वस्तु को, मान लो कि पहले भूनते हैं, ठीक। अगर हम भूनते हैं तो कंपैरिजन टू उबालने के कम पकेगा। ये पकने के आधार पर ये कैटेगरी दी गई है। पहले भूना जाएगा, फिर उबाला जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा, फिर तला जाएगा, उससे ज़्यादा पकेगा, सेंका जाएगा, एकदम पक। कहने का मतलब ये कैटेगरी दी हुई। तो भून कर, उबाल कर, तल कर और सेंक कर, इस तरीके से हम पका सकते हैं। फिर उधियू की बात करते हैं। उधियू क्या है भाई? सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर कोयले की अंगारों पर मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है, ठीक। ये एक प्रकार की सब्जी है जो कोयले के अंगारों पर और मटके के मुख को सीलबंद कर दिया जाता है और इसको उल्टा करके कोयले की अंगारों पर रख दिया जाता है, ठीक। फिर आगे चलते हैं। इसे ऊंधियू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? ऊंधियू कहते हैं। गुजरात में इसे उल्टा कहा जाता है। गुजरात में इसे क्या कहा जाता है भाई? उल्टा कहा जाता है। ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी, पकी बाटरी की, अब इसको किससे किसके चीज़ खाया जाता है ये चीज़ बताया हुआ है ना, इसको ध्यान दें। ऊंधियों के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी को खाया जाता है और साथ में मक्खन, दही और छाछ भी लिया जाता है। धन्यवाद।